असेंबली सेशन एक छोटा सा तो हमने 4 दिन का देख लिया था नमूना, उसके बाद अब बड़ा 3 मार्च से शुरू हो रहा है, एज पे है, तो तैयारी पूरी है बीजेपी की? देखिए, तैयारी तो हमेशा रहती है। बीजेपी तो 24/7 साल के 365 दिन जो है वो काम करती रहती है जी। कितना फर्क देख रहे हैं आप आज के उमर अब्दुल्ला और उस समय के उमर अब्दुल्ला? अभी तो मैं उनका रोना धोना ही सुन रहा हूँ। स्टेट इज ऑलवेज स्टेट और सरकार सरकार होती है जी। और उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो उनसे भाग रहे हैं। ऑपोजिशन में पहली बार जो आपका रोल देखा वो बहुत ही जुझारू विधायक का देखा। आजकल हम फॉलोअर हैं, लीडर नहीं है। लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। जी। जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगा तो कड़ा विरोध होगा। तो वो तो विरोध तो होना चाहिए जी। और वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो थी वो जम्मू के साथ नाइंसाफी करती थी। पार्टी की तरफ से क्या निर्देश हैं कि अंदर किस तरह से इस बार बीजेपी का क्या रोल रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की डे 1 से ये कमिटमेंट है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं। एज ए स्पीकर जो पिछली असेंबली रही उसमें कहीं लगा कि बाइस्ड है वो एक तरफ? एज ए स्पीकर कम था, वो ऐसे लगता था कि वो किसी एक पार्टी को। और आप कांग्रेस का अलायंस कैसे देख रहे हैं आप उमर अब्दुल्ला साहब के साथ? नहीं, अलायंस कहीं नजर आ रहा है आपको क्या? वही तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को कोई आज पूरे देश में अब कोई सीरियसली ले रहे हैं। अभी तो जमीन पे कोई काम नजर नहीं आ रहा। रोज एक बात रटी रटाई है, स्टेट दे दो फिर करेंगे, स्टेट दे दो फिर करेंगे। अरे भैया, अगर ये बात थी तो आप लोगों ने इलेक्शन ही क्यों लड़ी? सेक्रेटरीट से बैठ के सरकारें नहीं चलती। बिल्कुल सही सर, वो ही मिसिंग था। सर हमारे कार्यक्रम का नाम है स्ट्रेट ड्राइव और मुझे लगता है जितने मैंने अभी तक इंटरव्यू किए उसमें से पहले आप शायद ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो वैसे ही बड़ा स्ट्रेट खेलते हैं कि इधर उधर की बात आप कम करते हैं और सीधी बातें ज्यादा करते हैं। मुझे लगता है हमारे कार्यक्रम के हिसाब से वो आपके साथ ज्यादा सही रहने वाला है। तो सर असेंबली सेशन एक छोटा सा तो हमने 4 दिन का देख लिया था नमूना, उसके बाद अब बड़ा 3 मार्च से शुरू हो रहा है और आप तो समझ लीजिए बिल्कुल एज पे है, तो तैयारी पूरी है बीजेपी की? देखिए, तैयारी तो हमेशा रहती है। बीजेपी तो 24/7 और साल के 365 दिन जो है वो काम करती रहती है जी। और अब मुझे लगता है कि 4 महीने से ऊपर इस सरकार को भी हो गए हैं और हमें भी विधायक बने हुए अगर आप देखेंगे तो 8 अक्टूबर से लेके आज तक तो लोगों की रोजमर्रा की जो मुश्किलातें हैं, सरकार की जो कमिटमेंट्स हैं और डे टू डे जो इशू हैं लोगों के, तो मुझे लगता है कि वो तैयारी तो हमेशा एक पॉलिटिकल जो आदमी है और खासकर विधायक तो हमेशा तैयारी रहता है। आप जब से विधानसभा में हैं, शुरू से हम आपको देख रहे हैं करीबन 2002 से। पहले आप जब विधायक थे तो आप तब भी सरकार का हिस्सा थे, फिर आप जब विधायक जीते तो मंत्री बन गए, फिर भी सरकार में थे। इस बार जब आप विधायक बने तो ऑपोजिशन में थे, मगर ऑपोजिशन में पहली बार जो आपका रोल देखा वो बहुत ही जुझारू विधायक का देखा। आपने अंदर भी बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया जो रेजोल्यूशंस लाए गए पीडीपी के विधायक की तरफ से। लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा होने की उम्मीद लग रही है कि कुछ कश्मीर की तरफ से कुछ ऐसा आएगा और बीजेपी इस बार भी कुछ जबरदस्त विरोध होने वाला है असेंबली में? देखिए, चाहे मैं ट्रेजरी बेंचेस पे रहा हूँ जी, चाहे आज अपोजिशन में हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लीडर है जी, आजकल हम फॉलोअर हैं, लीडर नहीं है। लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। जी। और मुझे लगता है कि उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उसका कोर्स क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, जी। उसकी सोच क्या है। तो आपने देखा होगा कि मैं जब ट्रेजरी बेंचेस पे भी था तो वहां भी अपोजिशन का भी रोल करता था। बिल्कुल। जब बहुत बार आप सवाल उठाते थे। इवन एज ए मिनिस्टर जी। ये भी पहली बार हुआ है कि एज ए मिनिस्टर मैंने अपनी ही सरकार का बिजनेस स्टॉल किया है। जब कश्मीरी हिंदू प्रॉपर्टी बिल आया था मंदिरों का जी। तो मैं उस समय मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था। बिल्कुल। लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि हिंदू इज हिंदू। अगर आप तो असेंबली कवर ही करते थे जी। इसी तरीके से जब विधायक भी होता था और कई बार तो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द हाउस जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे और मैं मंत्री था तो मैं ये भी कहता था कि यू आर अंडर ओथ और ये बातें जो है आपको नहीं कहने चाहिए, चाहे अफजल गुरु को साहब कहना या बाकी चीजें। तो मुझे लगता है कि जो आपको गलत लगे, जो कहीं ना कहीं जो मेरी मुल्क की देश की एकता और अखंडता के लिए और जहां हमारे लोगों के साथ जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, आप विधायक हो, एमएलए हो,
जहां पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, जी। तो मुझे लगता है कि इन इशू को अगर अप्रोप्रिएट टाइम पे आप एड्रेस नहीं करोगे और कुछ चीजों के आपको ऑफेंसिव होना पड़ता है, कुछ चीजों पे आपको डिफेंड करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें जो है सिचुएशन को देख के होती हैं। तो मैं तो अपना रोल जो है, मैंने कहा कि देश की एकता और अखंडता, हमारी जो आध्यात्मिक चीजें हैं, कोई ऐसी बात पे कोई बात करेगा, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगा, तो कड़ा विरोध होगा। तो वो तो विरोध तो होना चाहिए जी। क्योंकि यहां रूल ऑफ लॉ की सेंस भी होनी चाहिए और डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। वी आर ऑल्सो बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और ये बात रहा है जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, और वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो थी वो जम्मू के साथ नाइंसाफी करती थी, और मैं कांग्रेस में रह के भी उस चीज को बिल्कुल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इन हाउस, जहां बाहर पब्लिक डोमेन में इन चीजों को तो मैं डिस्कस करता था। शर्मा साहब, असेंबली शुरू हो रही है और आप बीजेपी के जितने भी अभी 28 विधायक हैं उनमें से बहुत कम हैं जो जिनको असेंबली का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनमें से एक हैं। पार्टी की तरफ से क्या निर्देश हैं कि अंदर किस तरह से इस बार बीजेपी का क्या रोल रहने वाला है? नहीं, ये तो डे टू डे स्ट्रेटेजी होती है। ये बजट सेशन है, सबसे पहले तो हमें बजट की तैयारी करके जाना है जी। और जो बिजनेस कंडक्ट रूल्स है, एक सेट प्रोसीजर है ना, एक फ्रेमवर्क है। अब नए रूल्स आ गए हैं, अब नए रूल्स के हिसाब से तो मुझे लगता है कि किसी भी एक विधायक को पहले जो हमारी रूल बुक है, ठीक है, जो बिजनेस प्रोसीजर का कंडक्ट है, उसको स्टडी करने की जरूरत है, और उसके बाद उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है। और फिर बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, स्टेट की बात है या राष्ट्र की बात आती है, तो ये सारे इशू जो है, कोई ये नहीं आप कह सकते कि स्ट्रेटेजी बना के जी कोई इन एडवांस हो जाता है, जिस तरह एक बैट्समैन को हर बॉल को देख के प्ले करना होता है, पर फिर भी या हर बॉलर को जो है टीम की स्ट्रेटेजी तो रहती है जीतने से। टीम की हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमारी कलेक्टिव एफर्ट होती है और हम कंस्ट्रक्टिव, भारतीय जनता पार्टी की डे वन से ये कमिटमेंट है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं। उमर अब्दुल्ला सरकार को कैसे देखते हैं आप? करीबन 4 महीने तो हो गए हैं बने हुए। अभी तो मैं उनका रोना धोना ही सुन रहा हूं। स्टेट इज ऑलवेज स्टेट और सरकार सरकार होती है जी। एक डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस का जो है वो एलजी साहब हो या होम मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री है, बाकी सरकार तो उनकी है, और उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो उनसे भाग रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं। वो कभी कहते हैं ये डोमेन नहीं, जब तक स्टेट नहीं आएगी। भाई तो आपको तो पता था कि स्टेट आने में टाइम लगेगा, और आप भी अगर उस तरीके से बिहेव करेंगे तो आपने सरकार जो आप लोगों का माइंडसेट है उससे आप बाहर नहीं आते। आप कभी सेल्फ रूल की बात करते हो, कभी ऑटोनॉमी की बात करते हो, कभी एक्सेशन और मर्जर को आप लोग करते थे, और जो अच्छे प्रोविजन भी होते थे, यहां अपने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को, वाल्मीकि को, वुमेन के साथ जहां आपने डिस्पैरिटी की। बहुत नजदीकी से शर्मा साहब उमर अब्दुल्ला साहब के साथ काम किया है, पिछली बार वो सीएम थे, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, और बहुत क्लोज भी आप उनके रहे हैं। कितना फर्क देख रहे हैं आप आज के उमर अब्दुल्ला और उस समय के उमर अब्दुल्ला में? देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन जो है, अब वो 10 साल अपोजिशन में और बाहर से राजनीति करके आए हैं। पहले जो उनका पीरियड रहा है वो उन्होंने पावर के साथ आए। मैं एज ए इंडिविजुअल जी उनके काम को मैं सराहना करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। मैं 6 साल उनके साथ मंत्री रहा हूं, और वो उनका काम करने का तरीका, इज ए वेरी शार्प मैन, उस तरीके से मैं बात करूंगा जी। लेकिन उनकी मुश्किलातें हैं, उनके साथ नए लोग भी हैं और एक ओल्ड लॉट है उनका। बिल्कुल, वो लोगों की एक माइंडसेट है, वो उससे बाहर, जब हम सरकार में भी थे जी, और उमर अब्दुल्ला साहब कुछ फैसले लेना चाहते थे, लेकिन वो जो उनके ओल्ड गॉड थे, वो कहीं ना कहीं इनमें, चाहे वो पंचायती राज पीआरआईज की मैंने बात की है, 73, 74 अमेंडमेंट की बात हो, वो हमें पता है कि 2014 में उसको हमने किस तरह से हैंडल किया था जी। और बहुत से इश्यू ऐसे आते थे, वो उससे एक कदम आगे जाने को तैयार नहीं थे। बातचीत हुई है जब से मुख्यमंत्री बने दोबारा उमर अब्दुल्ला? हाँ, 2-3 बार। अभी अगले दिन उन्होंने
बजट प्री बजट जो हमारी लेजिस्लेचर की जम्मू की मीटिंग थी उसमें बातचीत हुई, इशू हमने वहां फ्लैग अप की और मैंने ये भी कहा कि हाउस की जो सेंटिटी है, हालांकि उसके कस्टोडियन तो स्पीकर साहब है, बट ही इज चीफ मिनिस्टर जी। तो मैंने कहा कहीं ना हाउस के लीडर तो हैं, हाउस के लीडर हैं और कहीं भी हाउस की जो सेंटिटी है, अथॉरिटी है, उसके साथ कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे नौकरशाहों की तरफ से या सरकार की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से। लेजिस्लेचर जो है उससे बड़ी अपेक्स बॉडी नहीं है कोई। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको बोला हो कि थोड़ा सा नरम हाथ रखिए, ज्यादा मेरा विरोध ना करिए, कुछ ऐसा? नहीं, अभी ऐसी बात ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं हुई। स्पीकर साहब जो है ये भी आपके कलीग रहे हैं पिछली सरकार में। एज ए स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर इज ए वेटरन प्लेयर, मतलब बहुत लंबे समय से असेंबली में है, मगर जो पिछली असेंबली रही उसमें कहीं लगा कि बाइस्ड है वो एक तरफ? आप लोगों ने सारा कुछ देखा है, रहे हैं बहुत ही वेटरन लीडर हैं और 7 बार के लेजिस्लेचर हैं और बहुत ही अनुभवी भी हैं। आई हैव एन ग्रेट रिगार्ड फॉर दैट जेंटलमैन जी। बट उनका मुझे अफसोस भी ये हुआ, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, मेरे बहुत अच्छे उस तरह से उनके टर्म्स भी हैं, उस तरीके से होने भी चाहिए, लेकिन उनका जो पिछली बार का कंडक्ट वो मुझे लगता है कि एज ए स्पीकर कम था। वो ऐसे लगता था कि वो किसी एक पार्टी को और अपनी पार्टी को जो है, और वो जो आप आज बोलते हैं बार बार, मैं उसको रिकॉर्ड स्टेट करूंगा कि रेजुलेशन लाया, वो रेजुलेशन नहीं था, वो पीस ऑफ पेपर, वो पीस ऑफ पेपर था, उस पे लिख वो के कहीं ना कहीं उन्होंने स्कोर सेटल करना था पीडीपी के साथ जी। पहले दिन वो एक कागज लेके आए, फिर वो आ गए, दूसरे दिन ले गए, और मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट जो थी उस समय के लगता था कि उसमें जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर थे वो भी पार्टी। कांग्रेस, आप कांग्रेस में भी रहे, आप कांग्रेस का अलायंस कैसे देख रहे हैं आप उमर अब्दुल्ला साहब के साथ? क्या लगता है आपको कि कोई अलायंस मतलब जैसे पहले अलायंस था पिछली बार 2009 से 14 तक, वैसा अलायंस है या इस बार कुछ मजबूरियों वाला ही अलायंस है? नहीं, अलायंस कहीं नजर आ रहा है आपको क्या? वही तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को कोई आज पूरे देश में अब कोई सीरियसली ले रहे हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं आप देख लो, किसी ने लिया इंडिया ब्लॉक कहीं है क्या जी? कहाँ है? और यहाँ भी कहाँ है? यहाँ भी कहीं नहीं है। गलती कर दी उमर अब्दुल्ला साहब ने कि कांग्रेस के साथ अलायंस गवर्नमेंट बनाकर। नहीं, ये उनका अपना मसला है। तो मुझे लगता है कि सब लोग, ये लोग जो है इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल नरेटिव जो है वो सेट कर दिया, वो सेट कर दिया और चेंज कर दिया है। अब ये लोग जो है, चाहे रीजनल पार्टीज है चाहे कांग्रेस नेशनल पार्टी है, ये जो एक एरिया को इंपीचमेंट इनकी अप्रोच रही है। शर्मा साहब, जिस कांग्रेस में आप थे और जो आज की कांग्रेस है उसमें कितना फर्क है? उस समय भी कांग्रेस में तब्दीली थी, तभी मुझे सफोकेशन होती थी जी। अगर आप देखेंगे 2014 की जब जनरल इलेक्शन की, आपने उससे पहले ही बात रखी थी उनकी, तो मैं तो हमेशा उनको कहता था कि आप एक सेगमेंट को और इग्नोर उनको भी किया हुआ है कि यह मुसलमानों का भी कुछ नहीं जी, ठीक है ना? तो आप 17% या 15% को लेके और डेमोक्रेटिक कंट्री और उधर से सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हो बिल्कुल, और अप्रोच आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। तो 78% जो दूसरे लोग हैं वो कैसे, और भारत का जो नक्शा है, जो पहचान है जी, जो सनातन की अप्रोच है, वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी वो अपने जो मदन मोहन मालवीय की जी, लोकपति त्रिपाठी की, और जिस कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस जी या महात्मा गांधी जी रहे हैं, उस विचारधारा के लोग थोड़े रहे, वो सोच ही नहीं रही। और ये टर्निंग पॉइंट सबसे ज्यादा आया जब 1986 में शाहबानो केस के लिए जी अमेंडमेंट इन्होंने लाई, तो ये कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया। बदली तो बीजेपी भी है। आप देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी की बीजेपी थी, वो आज नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की बीजेपी नहीं है। आपने यही बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आप कैसा फील करते हैं? आपको अब करीबन 6 साल हो गए बीजेपी में आए हुए, क्या फील होता है आपको कि फ्री हैंड है काम करने का कुछ अपने तरीके से, या फिर एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है कि आप पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ फ्रीडम है और कथनी और करनी में फर्क नहीं। अच्छा,
डे वन से अगर आप देखेंगे जो एजेंडा सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जी। चाहे वो राम मंदिर था, 370 थी, ट्रिपल तलाक हो, अब वन नेशन वन, वो अगर आप 1952 वाली जनरल इलेक्शन देखोगे जी, तो उस समय भी था। तो आपने एजेंडे पर चले, चाहे नेता बदलते चाहे कुछ भी हुआ, राम मंदिर का था, बिल्कुल, वो उन्होंने कभी नहीं बदला। और आप कैसे कह सकते हैं कि अडवाणी जी की और अटल जी की, राम मंदिर की मूवमेंट जो है वो अडवाणी जी ने चलाई थी। एक सॉफ्ट बीजेपी मानी जाती थी, जिनको बाकी लोगों को लेकर साथ चलने वाली। सॉफ्ट मोदी जी भी बहुत ज्यादा है जी, सबका साथ सबका विकास, जो वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका मुस्लिम को हो रहा है। बिल्कुल, उनमें भी बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड क्लास लोग हैं जी। ये इशू आउट ऑफ इशू हम बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी अब डेवलपमेंट की एक सोच लेके चल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आयुष्मान कार्ड आया तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हर एक को मिला, यहाँ पर कोई बीपीएल वालों को नहीं मिला, और बाकी स्कीम्स का भी फायदा हुआ। फिर क्या कारण रहे कि बीजेपी का जो मुस्लिम फ्रेटर्निटी थी वो क्यों नहीं, मतलब कश्मीर की मुस्लिम फ्रेटर्निटी बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा पाई, वहां क्यों नहीं सीटें आ पाई? समय लगता है। मुझे ये बताइए 1977 की इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस की तरफ नहीं वो आए जी, वो एक उन्होंने दीवार खड़ी की थी, वो माइंडसेट है एक, और वो ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन वो ट्रेंड सेटर थे। ये अनसर्टेनिटी भी वही लाते थे, मिलिटेंसी भी उन्हीं की देन है, और जो यहां पे ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं होने दी, ये तमाम बातें जो है वो उन लोगों की है। आप ना जब मंत्री भी थे या कांग्रेस में थे, आप जम्मू के लिए हमेशा वोकल रहे हैं, आपने जम्मू की हमेशा बात की है, और जम्मू के मतलब प्रखर लीडर आप रहे हैं। आपको लगता है कि जम्मू को अलग यूटी बनाते अगर तो ज्यादा बेनिफिट होता, और जम्मू के लोगों के लिए जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं वो दूर होती है? आपने एक बार बयान भी दिया था बनी में कि अगर ऐसा है तो फिर जम्मू को अलग स्टेट कर दो और कश्मीर को अलग कर तो दो। बोला था मैंने। तो आपको लगता है उसमें वो गलत होना क्या चाहिए था? वो होना चाहिए था? वो गलत क्या बोला था? नहीं, आपने सही बोला था, पर वो होना चाहिए था। देखिए बात यह है कि उससे बड़ा कंटूर बन गया, उससे बड़ा कैनवस है अब लद्दाख। जम्मू आज भी डिस्क्रिमिनेशन झेलता है, मुझे लगता है अब ऐसा नहीं है। आपको लगता है जम्मू अब नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा जम्मू के साथ? अब नहीं हो रहा। मगर जैसे अभी की सरकार की अगर हम बात करें तो पूरी ऑपोजिशन तो जम्मू से है, सरकार के मैक्सिमम लीडर्स जो है एमएलए जीते हुए, अगर हम आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें कश्मीर से हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक कश्मीर की तरफ रहेगा ना। तो लेजिस्लेचर है ना, तो अब तो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। पहले पूछते कहां थे वो? मैंने कहा है कि जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं जी, अगर उनके एक बार 1983 की इलेक्शन आप देखोगे तो उस समय 32 सीटें थी जम्मू रीजन में। बिल्कुल थी। 32 में से 23 सीटें जी, कांग्रेस को मिली थी। बिल्कुल। और जब सीएलपी लीडर बनाना पड़ा तो वो कश्मीर के जहां से 2 सीटें मिली थी। और कौन लोग थे उस समय लीडर? पंडित त्रिलोचन दत्त जी, मंगतराम शर्मा, मास्टर बेलीराम, चौधरी मोहम्मद असलम, जो कभी हारे नहीं। हाँ, दिग्गज नेता थे सभी। लेकिन ये एक माइंडसेट था उनका। मेरी लड़ाई क्या थी कि वो ये सोचते थे कि हम जम्मू वाले जो है वो बंधुआ मजदूर है, कि प्रेसिडेंट कभी जम्मू का नहीं आया, प्रेसिडेंट कभी नहीं आया, सीटें यहां से देते हैं, आज भी वही है। तो बात यह है कि उनकी कथनी और है, करनी और है। जो 3 मंत्री जम्मू के उन्होंने बनाए, जिसमें एक सतीश शर्मा भी हैं, कैसा देखते हैं आप काम उसको, अगर थोड़ा सा पर्सनल से हटके बात करें एज ए लेजिस्लेचर? देखिए अभी काम तो आंकलन होगा, बजट सेशन है जी, आप लोग भी चश्मदीद गवाह होंगे। अभी तो जमीन पे कोई काम नजर नहीं आ रहा है। रोज एक बात रटी रटाई है, स्टेट दे दो फिर करेंगे, स्टेट दे दो फिर करेंगे। अरे भैया अगर ये बात थी तो आप लोगों ने इलेक्शन ही क्यों लड़ी? यूटी में इलेक्शन लड़ते हो, फिर ओथ लेते हो, मंत्री बनते हो, चीफ मिनिस्टर बनते हो, तो आप स्टेट 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 मिलेगी स्टेट, बट आप स्टेट तो हैं। बिल्कुल। अगर करो, कौन रोक रहा है? आप करो कुछ जो लोगों के साथ कमिटमेंट है। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा सेशन होगा, बातें बहुत बाहर आएंगी। जो कमिटमेंट है, जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का,
तो उस पे कितनी बातें हुई कितना हैं। कुछ हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है ना, हम्म। नया साल भी चला गया, सरकार भी चलेगी, 100 दिन भी हो गया, अब 150 दिन हो जाएगा उस दिन। अच्छा सर, एक पर्सनल सा थोड़ा सा सवाल है कि सतीश जी आपके नेफ्यू भी हैं, अभी मंत्री हैं, 3 विभाग हैं, कभी सलाह लेने आते हैं, कभी पूछते हैं कुछ फोन करके कि ऐसा किया नहीं, जाए? ऐसी बात कभी नहीं, मतलब प्रोफेशनली नहीं है, ऐसी बात नहीं। ऐसे ऐसे मुलाकात होती है? फैमिली रिलेशन है और अब उसका बाप नहीं है हम्म। तो मैं उसका चाचा बिल्कुल, लगता हूँ। बिल्कुल। वो एक, मैं 3 चीजें मिक्स नहीं करता हूँ, अच्छा। पर्सनल रिलेशन, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, जी। और मैं बड़ा सुखी रहता हूं इन चीजों में। तो वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी राजनीति है, मेरी अपनी क्योंकि राजनीति। इतना हमें याद है जब आप मंत्री बने थे तो आप बहुत बार स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी से सलाह लेते थे, कई बार वो खुद भी कहते थे कि मैं उनको यहाँ टोकता हूँ, ये रोकता हूँ, चाहे आप एक ही पार्टी में थे, तो वैसा कुछ अब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा सर, स्टेटहुड की अगर बात थोड़ा सा वापस आते हैं कि स्टेटहुड आपको लगता है कि सही समय है स्टेटहुड वापस आनी चाहिए अभी, या आपको लगता है अभी बहुत कुछ करना है उसके बाद स्टेटहुड? उसके लिए कंडक्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो नहीं है अभी। अभी अभी आप देख ही रहे हैं, हम्म। इनको एक दिन मिला और एक दिन में इन्होंने कुछ चीजें तो जो खुद कर रहे हैं ना, बैल मुझे मार। जी। अरे वो पीसा पेपर लाने की जरूरत क्या थी? वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जी। अगर रस्टोर भी, मैं कहता हूं कि चलो हम्म। भाई आपकी कहां है मेंबर पार्लियामेंट, और फिर उसके बाद फुल बेंच बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का, वो वंस फॉर आए वो इशू जो है वंस फॉर ऑल खत्म हो चुका। खत्म हो गया, वो रहा नहीं। बिल्कुल। अब हम यहाँ की जो रोजमर्रा की बेरोजगारी है, पीने का पानी है, जी। पावर का क्राइसिस है, बाकी चीजें, कनेक्टिविटी है, हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, अपना रेवेन्यू सीट किस तरह से बढ़ाएं। हम टोटली डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, अपना रेवेन्यू सीट हमारा क्या है, इस तरफ हमें चलना चाहिए। तो भैया 100 काम है करने को। मतलब आपको अभी लगता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी समय देना चाहिए, और इसी तरह से नहीं, मैं कहता हूं ना, ये अपने थोड़ी सोच और अप्रोच में तब्दीली लाए। मगर अप्रोच में तो लग रहा है जैसे अब उमर अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के खिलाफ और प्रधानमंत्री जी की तारीफ, सरकार की तारीफ, इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने उन्हें एक एम्बेसडर भी बना दिया कि फिटनेस को लेकर भी, तो नजदीकियां बढ़ रही हैं मुझे लग रहा है। नहीं, मैं कहता हूं कि हम कभी कभी ये सारी चीजें मिक्स कर देते हैं जी। ऐसा नहीं होता। वो मैंने कहा है अलग अलग है। अगर वो अप्रिशिएट करते हैं तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर शाबाशी देते हैं तो एक चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर को एक देते हैं। ये कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए हमें। हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़े हैं, और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की। अगर कांग्रेस से एनसी अलग हो जाती है तो एक समय में बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है इसी सरकार में भी अगले 5 सालों में? नहीं, आपको लग रहा है कोई चांस नहीं है? किसके साथ? एनसी बीजेपी अलायंस बन सकता है जम्मू कश्मीर में? अभी मुझे लगता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मान लीजिए कांग्रेस अलग हो जाती है एनसी से, तो बीजेपी उसके साथ आ सकती है? नहीं, ये सारी चीजें जो है बड़ी मुझे लगता नहीं है कि कोई इनमें कोई दमखम है। क्योंकि पीछे बहुत बार ये बात चल रही थी कि अगर बीजेपी की अपनी सरकार बन जाती तो शायद स्टेटहुड आ गया होता। तो ऐसा भी क्या कुछ लगता है कि सरकार एनसी की बनी इसलिए नहीं दे रहे? ऐसा तो नहीं? उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा ना हमें जी। और अपनी सोच में और तब्दीली लानी पड़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है जी, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है अगर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो तो क्लोज हो सकती है ना। जी, मुझे आप पे विश्वास बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान ने इतना इन्वेस्ट किया, कोई भी सरकार रही, तो फिर ये क्यों नहीं है? अगर 52 का लें, 64 का लें, 74 और 75 का लें, 1986 का फारूक अब्दुल्ला अर्जी का कार्ड ले, तो जब आप धोखे पे दो पा जब बट्रे करते हैं तो वो ऐसी बातें थोड़े चलेंगी। ये तो नहीं चलेगा। खाना हिंदुस्तान का है और गुण गाने हैं पाकिस्तान के, ये तो कहीं किसी में है। डज नॉट मीन डेमोक्रेसी का गलत फायदा नहीं ना उठाना चाहिए। और नुकसान हमने अपनी स्टेट का और अपनी आने वाली नस्लों का किया। थोड़े दिन पहले सर बीजेपी के आपके स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा, उनका एक बयान आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कि 1994 का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि
पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और हम उसको वापस लेंगे, वापस मुहिम शुरू हो रही है, क्या कुछ प्लान लग रहा है कि पीओके भी वापस आ जाएगा बहुत जल्दी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है मोदी गवर्नमेंट? आप पाकिस्तान के हालात देखिएगा जी। और पीओके में आप जो देख रहे हैं वहां के हालात देखिएगा, बिल्कुल। तो ऐसे वहां में क्या हाल है, कुछ चल रहा वहां है? के लोग आना चाहते हैं, वो खुद ही आते हैं। और हमारे एक बहुत बड़े कद के लीडर आदरणीय यहाँ पे आए थे पिछले साल जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा था बिल्कुल वो लोग खुद आना चाहते हैं और खुद आ जाएगा। तो मैं उनकी बात पे ही खड़ा हूं। सर एक और थोड़ा सा पर्सनल सा सवाल है, आपके बहुत अच्छे परम मित्र भी रहे हैं, आपके साथ बहुत लंबे समय में सियासत में भी रहे थे, चाहे दूसरी पार्टी में थे फिर बीजेपी में साथ आए, देवेंद्र सिंह राणा जी इस दुनिया से चले गए, इलेक्शन साथ में लड़ी मगर बाद में, कभी मिस करते हैं उनको? बहुत, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत मिस करता हूं और पॉलिटिकल भी, चाहे हम अलग अलग पार्टीज में थे, मेरी पार्टी अलग थी उसकी अलग थी, लेकिन बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन से जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी और बहुत मुश्किल वक्त में हम काम करते थे, तो उसमें जो कैपेसिटी थी, उसमें जो अपनापन था, जो उसका पीआर था और खुश मिजाज आदमी और हंसते हंसते बहुत कुछ कह भी जाता था और फील भी नहीं होता था, तो ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जी, पॉलिटिकल चाहे कुछ भी बात हो। तो अब जब वो आए तो 3 साल 3.25 साल उनके साथ जहां, तो मैं ये कहता हूं कि मेरा वो जाती नुकसान भी है और सियासी तो एक बहुत बड़ा खला जम्मू कश्मीर में, बड़ा टॉल लीडर, बहुत विजनरी एंड वेरी अकोमोडेटिंग नेचर का व्यक्ति था वो। आपके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में दोस्ती आपकी अच्छी है, क्लोज दोस्त कौन है आपके ज्यादा? देखिए एक तो यही थे जी, एक तो यही राणा साहब, हाँ, और कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जिनको कहते हैं कि वर्किंग रिलेशन, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं पर्सनलाइज नहीं करता हूं। अच्छा। और जब करता हूं तो फिर टूथ एंड नेल करता हूं जी, वो आपने भी देखा होगा जी जी जी, और वहां करता हूं, ये गलत लोग हैं जी, उनको विफिटिंग रिप्लाई मिलना भी चाहिए और टू द पॉइंट एंड मुंह पे सामने पे, जैसे आपने कहा कि मेरे प्रोग्राम का ये है, तो वी शुड बी वेरी स्ट्रेट जी, स्ट्रेट ड्राइव तो भी सर, तो वो सीधा होना चाहिए। तो वो एक वर्किंग रिलेशन होते हैं और कभी कभी सब लोगों के साथ आपकी वो पॉलिटिकल वेव एंड लेंथ नहीं मिलती है, अपनी अपनी सोचने का एक नजरिया होता है। कुछ लोग बड़ी खुली राजनीति करते हैं, कुछ लोग बड़ी संकरी राजनीति करते हैं और कुछ लोग तो ये है कि वो अपने साइज से भी डरते हैं। चलो साहब, आपने पॉलिटिक्स को ना एक समझ लो जैसे पढ़ाई या पीएचडी की तरह, शुरू से जब से हमने आपको देखा, हमने अपने मीडिया करियर में आ रहे थे नए नए और आप सियासत में आए, आपने हर साल अपने आप को पॉलिश करके कुछ ना कुछ परिपक्वता लाते लाते आगे आए। ऐसी पॉलिटिक्स जम्मू में जो आज के युवा पॉलिटिशियंस हैं, जो नए फर्स्ट टाइम एमएलए जीते हैं, इतनी परिपक्वता, सीखना, पढ़ना की कमी जम्मू में है आपको लगता है? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जम्मू इसलिए पीछे है कि यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इतना पढ़ते नहीं, जानते नहीं। मैं कोई कमी पूरी हुई है? मैं आपसे डेफर करूंगा, ऐसी बात नहीं है। वो कभी कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। हमें इन्फ्लुएंस करके रखा था वैली वालों ने, बड़े अच्छे टॉल लीडर रहे हैं, आज भी हैं। और जो जंग हमारा लौट आया है, मैं ऐसे नहीं यहाँ कह रहा हूं, बहुत अच्छे हमारे विधायक चुन के आए हैं जी, उम्र में हमसे छोटे हैं, तजर्बा जो है वो आपको एक्सपीरियंस जो है वो समय के साथ आता है, बट दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी शार्प। और मैं हमेशा अपने, जब भी हमारी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होती है, पार्टी के जो हमारा शेष नेतृत्व है, उनको कहता हूं जो मेरा तजर्बा है, मैं कहता हूं कि ये हमारे जो विधायक हैं वो परिपक्व हैं और खासकर उनमें जो बिलोंगिंगनेस है, जो कंसर्न वो शो करते हैं और उनमें सीखने की ललक है जी। जब ये पैशन हो कि मुझे सीखना है, तो मुझे लगता है कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और अच्छा लॉट हमारे में, और अच्छे पढ़े लिखे और पॉलिटिकली सोच रखने वाले आज मेरे साथी हैं मेरे साथ। सर आखिरी सवाल है, अखनूर आपकी विधानसभा रही, 2 बार विधायक बने, अब जम्मू नॉर्थ नई विधानसभा, कितना फर्क है मुद्दों को लेकर भी? इश्यूज कैसे हैं काम करने में, कितना बदलाव? देखिए बदलाव ज्यादा नहीं होता है, बट कुछ चीजें मैं कह देना चाहता हूं जी।
कि मैं ये सोचता था कि अखनूर बड़ी, जब मैं वहां पे विधायक बना, जी कि वहां बड़ी पॉवर्टी है, कनेक्टिविटी, और था भी 80%, तो उस समय अनकनेक्टेड एरिया था, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, एक हाई सेकेंडरी स्कूल होता था, तो वो हेल्थ की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, ये तो मुझे लगता है सबसे अंडर डेवलप है। अच्छा, सिटी होते हुए भी, सिटी होते हुए भी बहुत अर्बन एरिया। और इतनी और सबसे बड़ी इस यहाँ समस्या क्या है जी कि यहाँ माइग्रेटेड पॉपुलेशन इज मोर देन 7 to 10 टाइम। बिल्कुल। और जो हमें एलोकेशन मिलती है जी वो मिलती है हमें अपनी पॉपुलेशन पर और एरिया के लिहाज से। जी। अब मेरी पॉपुलेशन होगी 2.5 लाख और माइग्रेटेड होगी 10 लाख, और वो वोटर्स भी नहीं है कई सारे। वो वोट वही हाँ, उनकी हाँ, पॉपुलेशन नहीं है ना, वोट कहीं और है एलोकेशन की। बट जो हमारे रिसोर्स हैं जी, वो कम है। चाहे वो पीने का पानी है, बिजली है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं हुआ। और आप बिलीव करेंगे कि आज भी शहर में कंस्टिट्यूएंसी होते हुए ऑफिशियली मेरे डिपार्टमेंट के लोग पीएचई के मानते हैं कि 8 दिन के बाद सप्लाई जाती है। अच्छा, कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी 8 दिन के बाद लोगों को पीने का पानी मिले? और फिर मोर ओवर ये है, ये ग्रामीण क्षेत्र जो है ये शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपैंड किया हमने म्युनिसिपल कारपोरेशन की। बिल्कुल। तो उसके लिए पैसा भी इतना चाहिए, बट हमारे रिसोर्स वेरी लिमिटेड, और अगर आते भी हैं तो उनका यूडिशियस यूज नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है, अब मैंने एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाया है जी, और ऑफिसर्स को भी ये कह दिया है कि हम अड़ाक अप्रोच से नहीं चलेंगे जी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो क्वालिटी वर्क हो। अगर हॉस्पिटल है, एक ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें जी, तो उसमें भी जब मैंने देखा तो पिछले 2 साल से कोई सर्जरी नहीं हो रही थी। अच्छा, डॉक्टर इन प्लेस है लेकिन कहते हैं जी थिएटर तैयार नहीं है। दोनों विभाग ऐसे हैं, हेल्थ और पीएचई, जिसमें आप मंत्री रहे हैं, आपको अंदर की बातें पता। मुझे पता, मैं सोशल ऑडिटिंग करता था जी। मैंने कहा कि मेरे टाइम में जो ओपीडी थी अब 4 से 5 टाइम लेस कैसे होगी, बढ़नी चाहिए थी। बढ़नी चाहिए, बिल्कुल। अब उनके पास एक्सक्यूज ये थे, हमारे पास लेप्रोस्कोपिक मशीन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। पीएचई वालों के पास भी यही होता है। मैं कह नथिंग डूइंग, और मैं ये कह सकता हूं बड़े बसूख के साथ जी कि वर्क कल्चर में कमी आई है। पर वो क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है आज पीने के पानी का। वर्क कल्चर में कमी क्यों? मतलब ये तो बढ़नी चाहिए थी। मुझे लगता है कि वो एक वाइटल कंपोनेंट जो था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, जो बीच में लेजिस्लेचर जो थी, वो मिसिंग पार्ट था। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। सरकार को और नौकरशाहों को अकाउंटेबल बनाता है लेजिस्लेटर। हालांकि डीडीसी थे, उनके साथ भी अथॉरिटी शेयर नहीं की। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बड़ी स्कैटर्ड। तो 5 साल में आप ला पाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वापस एक लेवल पर? मुझे लगता है 5 साल बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि शायद बीच में बीजेपी की सरकार बन जाए और आप मंत्री भी बन जाएं तो ज्यादा अच्छे। नहीं, मुझे लगता है एज ए लेजिस्लेटर आप ज्यादा काम कर सकते हैं। जब फ्री हैंड होता है और आपने चौकीदारी करनी है और पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देगी और हम सब लोग जो है उसका जो उपयोग है वो सही ढंग से करवाएंगे। एज ए जो हमारा देखो ड्यूटी डिफाइन होती है लेजिस्लेटर की, पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड मॉनिटरिंग जी। वो मॉनिटरिंग पार्ट भी था और प्लानिंग भी लैक बिल्कुल थी। सेक्रेटरीट से बैठ के सरकारें नहीं चलती। बिल्कुल सही सर, वही मिसिंग था। बहुत धन्यवाद सर, बहुत सही से हर जवाब दिया। तो यही बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, जम्मू नॉर्थ के विधायक और फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी हमेशा से सीधी बात करते हैं और स्ट्रेट ड्राइव में आज भी सीधा ही खेले और साफ तौर पे ये कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास पावर तो पूरी है, अब ये देखना होगा कि मंशा कितनी है काम करने की। और असेंबली में तो सारा कुछ साफ करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जम्मू कश्मीर में फिलहाल अभी बीजेपी का कोई इरादा नहीं है सरकार बनाने का, क्योंकि अभी नंबर वैसे नहीं है, मगर काम करने का इरादा है। तो ये देखना होगा कि अब बीजेपी किस तरह से आगे अग्रेसिव होकर लोगों के लिए काम करती है, मगर हर बात का बिल्कुल नबातुल्ला सीधा जवाब दिया है। बहुत धन्यवाद।